गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हमारा स्टडी टॉपिक होगा अमीबियासिस। और जो अमीबियासिस होता है इसको हम अमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं। अमीबिक डिसेंट्री, ठीक है। इसका एक और नाम है एंटेराइटिस। एंटेराइटिस। तो इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है जो इसे कॉज करता है दैट इज एंटामीबा हिस्टोलिटिका। दिस इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म और ये आपको पता है ये एक प्रोटोजोअन है, ठीक है ना। तो ये पूरी दुनिया में पाया जाता है और इसको फैलाने के पीछे इसका ये एक एजेंट है, ठीक है ना। अब अमीबियासिस भारत में काफ़ी वाइड स्प्रेड है क्योंकि हमारे भारत में जो सैनिटरी कंडीशंस हैं वो ख़राब हैं। हाइजीन जो है वो ठीक नहीं है, सैनिटरी कंडीशंस जो हैं वो पुअर हैं। सैनिटरी कंडीशंस आर पुअर इन इंडिया, दैट्स वाई यहाँ पर ये काफ़ी फैलती है। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन स्टडी करते हैं अब कि ये कैसे फैलती है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आप ये ध्यान रखना कि जो फ्लाइज हैं वो उसको फैलाने का काम करती हैं। कैसे? ये फ्लाइज जो होती हैं ये फीसिस के ऊपर बैठती हैं। तो ह्यूमन फीसिस जो होती हैं इनसे फ्लाइज जो होती हैं इनके ऊपर बैठती हैं और फिर क्या होता है, जो सिस्ट होता है, सिस्ट होता है इसका अमीबा का, ठीक है, एंटामीबा। एंटामीबा का जो सिस्ट होता है वो इसका इन्फेक्टिव फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो ये जो सिस्ट होता है इसको ये जो फ्लाइज हैं ये कैरी करती हैं, ले लेती हैं फ्रॉम द फीसिस एंड द सिस्ट इज नाउ ट्रांसफर्ड ऑन द बॉडी ऑफ फ्लाइज। एंड जब फ्लाइज आगे चल के किसी फूड पर बैठती हैं तो वो जो खाना है वो हमारा इन्फेक्टेड हो जाता है और उस खाने कंटामिनेटेड कहते हैं, सॉरी, कंटामिनेटेड हो जाता है और फिर उस कंटामिनेटेड फूड को खा करके हमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इस तरह से ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट थिंग कि ये कौन सी लोकेशन पर रहता है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर, एंटामीबा। तो लोकेशन आपको देखनी पड़ेगी इसमें लार्ज इंटेस्टाइन, एक तो लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, यहाँ पर तो ये पाया ही जाएगा। इसके अलावा लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन का जो निचला हिस्सा है वहाँ, और आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो निचला हिस्सा है उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आ जाएगा। तो इन दोनों लोकेशंस पर आपको ये मिलेगा। तो जो एंटामीबा होता है इसके बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। एंटामीबा की जो बॉडी होती है वो इर्रेगुलर होती है, आपको तो पता ही है, जैसे अमीबा होता है ऐसे ही इर्रेगुलर बॉडी इसकी भी होगी। और इसके पास एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, सिंगल न्यूक्लियस, और बहुत सारे फूड वैक्यूल्स होते हैं। फूड वैक्यूल्स आर न्यूमरस, मतलब काफ़ी फूड वैक्यूल्स इसकी बॉडी में पाए जाते हैं। खास बात याद, आइडेंटिफिकेशन का एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको अमीबा और एंटामीबा में डिफरेंस क्रिएट करना है तो याद रखिएगा एंटामीबा के पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होता, लैक्स कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी जो आपको ध्यान रखनी होगी, इट लैक्स कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, अंडरस्टैंड।
तो अब इसका जो मूवमेंट होता है वो हमारी बॉडी के अंदर होता रहता है, मतलब चलता रहता है, अब आराम से हमारे इंटेस्टाइन में मूव करता रहता है। इसका न्यूट्रिशन कैसा है? होलोजोइक न्यूट्रिशन है। अमीबा का भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, एंटामीबा का भी होलोजोइक न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है। रेस्पिरेशन कैसा हो गया? एनएरोबिक। रेस्पिरेशन इज एनएरोबिक। और रिप्रोडक्शन इसका एसेक्सुअल होता है, आइदर बाइनरी फिजन, रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल मेथड, तो या तो ये बाइनरी फिजन से काम अपना रिप्रोडक्शन करता है या फिर मल्टीपल फिजन। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आती है हमारी बॉडी में, जब ये रहता है तब ये हमारी इंटेस्टाइनल लाइनिंग को इंज्योर कर देता है। इंज्योर्स द इंटेस्टाइनल लाइनिंग। तो इंटेस्टाइनल लाइनिंग को इंज्योर करने के बाद फिर क्या करता है ये? फीड्स ऑन एरिथ्रोसाइट्स। आप आरबीसी कह लो, आरबीसी या एरिथ्रोसाइट्स जो हैं उनके ऊपर फीडिंग करता है, हमारे इंटेस्टाइनल लाइनिंग को इंज्योर कर देता है। और जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका होता है, इसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, ठीक है ना, अल्सर हो सकते हैं, अल्सर्स कैन टेक प्लेस। तो ब्लीडिंग इज सीन बिकॉज ये डिस्ट्रॉय कर देता है लाइनिंग को, ठीक है ना। तो ऐसे अब इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों ये ब्लीडिंग हो रही है ना, तो वो ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके पास एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। प्रोटियोलिटिक एंजाइम है इसके पास, एंटामीबा हिस्टोलिटिका के पास, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है साइटोलाइसिन। तो जो साइटोलाइसिन होता है, इट इरोड्स द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन। तो हमारी जो इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको ये इरोड कर देता है, यानी गला देता है। तो ऐसा करने से धीरे धीरे वहाँ पर से आप देखेंगे अल्सर का फॉर्मेशन, और हो सकता है ब्लीडिंग अल्सर हो जाए। और अगर ब्लीडिंग अल्सर होगा तो पेशेंट का जो स्टूल होगा, स्टूल का मतलब उसकी जो फीसिस होंगी, वहाँ से ब्लड जाएगा और म्यूकस भी जाएगा, इसको हम बोलेंगे डिसेंट्री। तो जो अमीबिक डिसेंट्री जो नाम पड़ा है वो इसीलिए पड़ा है इसका, ठीक है ना, बिकॉज म्यूकस और ब्लड पास होता है इन द स्टूल्स ऑफ पेशेंट, इसीलिए इसका नाम अमीबिक डिसेंट्री पड़ा है, ठीक है ना। एक और चीज़ याद रखना कि जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका है, इट इज मोनोजेनेटिक। मोनोजेनेटिक होने का मतलब क्या होता है? मोनोजेनेटिक होने का मतलब होता है ओनली वन होस्ट, मतलब कोई एक ऑर्गेनिज्म ही इसका होस्ट होता है। इट कंप्लीट्स द लाइफ साइकिल इन ओनली वन होस्ट, और वो होस्ट कौन है? ह्यूमन बींग्स, यही इसके होस्ट होते हैं, ठीक है ना। और फिर क्या होता है, जब ये अपना डिवीज़न करता है तो फिर धीरे धीरे ये कुछ समय पर सिस्ट्स का फॉर्मेशन करता है, और सिस्ट जो होते हैं दे गो आउट विद द ह्यूमन फीसिस, और फीसिस से फिर ये फ्लाइज के पास पहुंच जाते हैं, और वहाँ से फिर वहाँ से फ्लाइज से ये फूड पे चले जाते हैं, और फूड से फिर वो किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग के अंदर चले जाते हैं। तो सिस्ट का फॉर्मेशन पीरियोडिक वे में इनके अंदर होता रहता है, इनके लाइफ साइकिल का पार्ट है, और इस वजह से ये सिस्ट जो होते हैं काफ़ी आसानी से फैल जाते हैं। और सिस्ट जो होता है इसका हार्ड वॉल होता है, और ये काफ़ी रेजिस्टेंट होता है, जिसकी वजह से ये बाहरी एनवायरनमेंट में ख़राब भी नहीं होता इतनी जल्दी। तो इसलिए ये जो एंटामीबा है
ये आसानी से फैल सकता है। तो किसी पर्सन को अगर ये इन्फेक्शन हो जाता है तो उस पर्सन को एब्डोमेन में पेन हो सकता है, एब्डोमेन में पेन होगा। उसके अलावा ब्लीडिंग हो सकती है, फीवर आ सकता है, नौसिया हो सकता है, नर्वसनेस हो सकती है, ठीक है। ये सब प्रॉब्लम है। और ब्लीडिंग किस कहाँ पर, स्टूल्स में। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इसके साथ एसोसिएटेड हैं। जब ये ज़्यादा क्रोनिक हो जाता है, क्रोनिक केसेस में यानी काफ़ी पुराने केसेस में ये जानलेवा हो सकता है। इट कैन बिकम फेटल, जान जा सकती है किसी पर्सन के। तो क्रोनिक केसेस में क्या देखा गया है कि ये जो पैरासाइट्स हैं ये इंटेस्टाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर चले जाते हैं और वहाँ से ब्लड में आ जाते हैं। तो अगर ये हमारे इंटेस्टाइन से आ गए ब्लड में, तो फिर क्या होता है, ये इनका जो नेक्स्ट साइट होता है वो लिवर, ब्लड से लिवर, लंग्स और फिर ब्रेन, यहाँ तक हो सकता है। ऐसी इन जगहों पर ये जाकर के अपना इन्वेजन कर सकते हैं और इन ऑर्गन्स में जाके ये वहाँ के सेल्स को फीड करना स्टार्ट करते हैं, यानी इनको खाना स्टार्ट करते हैं और घाव बनाने लगते हैं, लेजन्स बनने लगते हैं। क्या बनने लगते हैं? लेजन्स हमारे वाइटल ऑर्गन्स में, और फिर हमारी डेथ हो जाएगी अगर ऐसा होता है तो इसीलिए क्रोनिक केसेस इसके काफ़ी डेंजरस होते हैं। एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो होता है ये डाईमॉर्फिक भी होता है, डाईमॉर्फिक। डाईमॉर्फिक होने का मतलब क्या है? डाईमॉर्फिक होने का मतलब है इसके दो फॉर्म होते हैं। एक होता है लार्ज एंटामीबा हिस्टोलिटिका और एक होता है स्मॉल। जो लार्ज वाला होता है उसको हम मैग्ना फॉर्म बोलते हैं, मैग्ना, और जो स्मॉलर होता है उसको हम माइन्यूटा बोलते हैं। और आपको यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, आप लोग ध्यान रखना कि डेंजरस फॉर्म कौन सा है? मैग्ना, इट इज हार्मफुल। और माइन्यूटा कैसा है? हार्मलेस। ये भी आपको ध्यान रखना है, अंडरस्टैंड? तो अब यहाँ इतना समझने के बाद आपके समझ में इसके बारे में काफ़ी आ चुका होगा। इतना समझने के बाद आप इसको जो है डायग्राम से समझ सकते हैं। तो इसका जो डायग्राम बनाएंगे तो स्यूडोपोडिया सिंगल बनाएंगे, ठीक है ना? जैसे कि मैंने यहाँ पर एक स्यूडोपोडिया आगे की तरफ रखा है, दिस इज द स्यूडोपोडिया। क्योंकि इसमें स्यूडोपोडिया जो होते हैं कम होते हैं एज कम्पेयर टू अमीबा, और सिंगल स्यूडोपोडिया ही लोकोमोशन में इसको हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग आपको ध्यान रखनी है, आप जो उसका साइटोप्लाज्म है उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले बाहर वाला एक्टोप्लाज्म और अंदर वाला एंडोप्लाज्म, ठीक है ना। बाहर वाला क्या हो गया? एक्टोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म, PLA, जस्ट वेट मिनट, एक्टोप्लाज्म। और अंदर वाला क्या हो गया? एंडोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद फिर आप इसमें
ये आप बना लेंगे, मैं इसको हटा देता हूँ, दिक्कत हो जाएगी इससे, फिर स्पेस कम है यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर उसके बाद आप ध्यान रखना, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाना इधर, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जेनेटिक मटेरियल शो कर देना, ठीक है, जो उसका क्रोमेटिन होता है वो यहाँ अंदर शो कर देंगे। इसके अलावा फिर आपको बनाने हैं इसके अंदर फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल आपको बहुत सारे बनाने हैं, अलग अलग साइजेस के, लार्ज स्मॉल फूड वैक्यूल्स आप बनाएंगे। ये क्या हो गया, न्यूक्लियस, ठीक है, ये हो गया एंडोप्लाज्म। तो इस तरह से ये सब चीज़ें आपको बनानी हैं इसमें, ठीक है ना। और आरबीसी भी दिखा दीजिए अंदर, बिकॉज ये आरबीसी इसको इंजेस्ट करता है, तो आरबीसी भी दिखा दीजिए अंदर इसके, आरबीसी, ठीक है ना। तो आरबीसी किसके अंदर होगा, आरबीसी होगा फूड वैक्यूल के अंदर, ठीक है। तो येलो वाला क्या हो गया, ये फूड वैक्यूल। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर आपका तैयार है। इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपको इसमें नहीं दिखाना है। तो ये है, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका। अब इसके जो कंट्रोल मेजर्स हैं वो हमें ध्यान रखने हैं कि हम जनरल क्लीनलीनेस रखें, हाथ साफ रखें, सोप से धोते रहें उनको, साफ़ पानी का इस्तेमाल करें। जो वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होती हैं, इनको लेने से पहले हम साफ़ कर लें अच्छे से। जो फूड होता है, जो ड्रिंक्स हम लेते हैं, वो एकदम पैक्ड वाले लें। कोशिश करें कि खुली जगहों से अगर लें तो धो करके साफ़ करके लें, है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। अवॉइड पुटिंग ग्रास, ट्विग्स एंड लीव्स फ्रॉम लॉन्स इनटू द माउथ। तो जो लॉन होता है, जैसे गार्डन होता है, वहाँ से हम पत्तियाँ तोड़ लेते हैं कुछ पौधों की और खाने लगते हैं अचानक से, तो वो हमें नहीं करना है, ठीक है ना। जो ह्यूमन फीसिस होती हैं उनको हम साफ़ जगह पर डिस्पोज करें, अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम में छोड़ें, ताकि जो फ्लाइज़ हैं वो उन पे ना बैठ सकें। खाने को अच्छे से उबालें, कुक करें, ताकि जो सिस्ट हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएं। एंड लास्ट, जो मेडिसिन है, सूटेबल मेडिसिन आप लें, तो जिससे क्या होगा कि ये जो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा, तो क्रोनिक नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो यही है, बस इतना हमको ध्यान रखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।